स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में मदरसों का इतिहास 2 सदी पुराना है, 200 साल पुराना। और पहले तालीम के नाम पर मदरसे ही ज़्यादा हुआ करते थे या फिर गुरुकुल होते थे। तो सरकारी शिक्षा का पहले कोई बहुत ज़्यादा या प्राइवेट एजुकेशन के बहुत ज़्यादा मीडियम यानी माध्यम उपलब्ध नहीं थे। तो मदरसे होते थे या गुरुकुल होते थे और बड़ी कम तादाद में सरकारी स्कूल। तो उस वक्त लोग शिक्षा कैसे ग्रहण करते थे? तो शिक्षा बड़ी नाम मात्र की थी 200 साल पहले। तो मदरसों का इतिहास वहाँ से निकला और 1866 में जब दारुल उलूम का गठन हुआ उसके बाद मदरसे बहुत फले फूले। लेकिन आजकल मदरसे कुछ और वजहों से चर्चा में। और कल देवबंद में हुई एक महा बैठक में मदरसों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हुए। क्या वो निर्णय ज़रूरी हैं या वो निर्णय कट्टरपंथ की तरफ धकेलते हैं या फिर वो निर्णय मदरसों के आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हैं? हम इस बारे में आज खुलकर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, इस देश में मदरसों का बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है। जैसा मैंने प्रारंभिक उद्बोधन में भी बात कही, पहले या तो मदरसे होते थे या गुरुकुल होते थे। यही परंपरा थी शिक्षा ग्रहण करने की। तब मदरसों में हिंदू भी जाया करते थे, वो अलग दौर था, 18वीं 19वीं सदी का दौर। तो मदरसों की एक चेन बनी और ये चेन फली फूली कब? 1866 दारुल उलूम का जब गठन हुआ। इसके गठन के पीछे दो मायने थे। एक दीनी तालीम, जिसको आप रिलीजियस एजुकेशन कहते हैं, और दूसरी दुनियावी, जिसे आप आज की शिक्षा का मौजूदा परिवेश की चर्चा करते हैं। तो ये 2 मकसद रहे हैं मदरसों के, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम। ये सिलसिला चलता रहा और मदरसों से तमाम क्रांतिकारी भी निकले और स्वतंत्रता संग्राम में भी सम्मिलित हुए। लेकिन इस देश के विभाजन के बाद, पाकिस्तान के गठन के बाद, शिक्षा भी उसी तरह बदल गई। जैसे पहले सब कुछ था वैसा नहीं रह गया, बहुत चीज़ों में बदलाव आया। और 21वीं सदी में इसमें और बदलाव आया, वर्टिकल डिवीजन हो गया। पहले हिंदू बच्चे कुछ तादाद में मदरसों में भी पढ़ते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, अब अलगाव हो गया। मुसलमान कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? मदरसों में। किसके बच्चे? गरीबों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चे, अमीर घरों के बच्चे नहीं जाते। उसी तरह हिंदुओं में बड़े घर के बच्चे, गुरुकुल वाली परंपरा तो खत्म, सरकारी स्कूल भी नहीं जाते। कहाँ? कॉन्वेंट में या बड़े स्कूलों में। ये उपयोगिता थी पहले, एजुकेशन के माध्यम यही थे, विकल्प ही नहीं था ज़्यादा। अब मैं चर्चा करूंगा कल हुई बैठक में। कल देवबंद में एक बहुत बड़ी बैठक हुई, दारुल उलूम में हुई। अरशद मदनी साहब ने बैठक बुलाई और बड़ी तादाद में मदरसा संचालक वहाँ पहुँचे, वो मदरसा संचालक जो प्राइवेट चलाते हैं। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वो निर्णय आज के परिवेश में उचित हैं। एक कौम विशेष को क्या वो एजुकेशन के फ्रंट पे या आधुनिकीकरण में आगे ला रहे हैं या फिर एक स्टेप पीछे? ये एक सामाजिक परिवेश की चर्चा, ये कतई हिंदू मुसलमान की चर्चा नहीं है, कतई कम्युनल डिबेट नहीं है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम आगे कैसे बढ़ाएं या उसके लिए कैसे एक अच्छा बेहतर शिक्षा का आगे बढ़ने का समान अवसर का उपलब्धता हो, इसके बारे में खुलकर चर्चा होनी चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए। तो निर्णय क्या लिए? निर्णय ये लिए, और ये निर्णय विवाद का विषय, कि साहब लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो चीज़ उन्नति की है, टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़ने में मदद करती है। अल्लाह रसूल ने भी फरमाया है कि अगर शिक्षा लेने के लिए, तालीम लेने के लिए चीन जाना पड़े, पहले चीन जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, वहाँ जाना पड़े तो जाओ। क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं लैपटॉप का इस्तेमाल करोगे? करना चाहिए, लेकिन इसको लेकर मतभेद है। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। दीनी तालीम के साथ ज़्यादातर दुनियावी तालीम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मदनी साहब कहते हैं नहीं, थोड़ा दीनी तालीम ज़्यादा पढ़ाएंगे। क्यों भाई? ज़्यादातर मस्जिदों से क्या या मदरसों से इमाम और मौलाना निकालने हैं, या फिर उनमें से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, पत्रकार, उद्योगपति, कारपोरेट, समाजसेवी,
बेहतर बिजनेसमैन, हमें ये निकालने हैं, हमें एक अच्छे नागरिक देने हैं मदरसों से। इस पर चिंतन होना चाहिए, चर्चा इस बात पर होना चाहिए। और मुसलमान कम्युनिटी के साथ यही एक ड्रॉबैक है कि उसके जो लीडर्स हैं वो कौम को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं एजुकेशन के फ्रंट पे। अगर पढ़ लिख कर ये कम्युनिटी आगे बढ़ जाए तो फिर इनको पूछेगा कौन। इसलिए पढ़ने से रोकने की कोशिश मैं मानता हूं, पढ़ने देना चाहिए। कुरान भी खोलिए तो पहला शब्द है इकरा, पढ़िए। पर मौलाना लोग पढ़ने में रास्ते में अड़चनें पैदा करते हैं। इस मुद्दे पर सहमति भी हो सकती है, असहमति भी हो सकती है, लेकिन मेरी इस पर बड़ी बोल्ड ओपिनियन है कि पढ़ना चाहिए। पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए। और एक उदाहरण आपके सामने है, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी कितना सप्रेसिव क्लास था, कितना शोषित वंचित क्लास था, लेकिन शिक्षा के दम पर ये आगे बढ़े। आरक्षण ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन एजुकेशन फर्स्ट। आरक्षण का लाभ कब मिलेगा? जब पढ़कर आएंगे। यानी आरक्षण की पहली शर्त पढ़ाई। तो जिस दिन मुसलमान कम्युनिटी पढ़ना शुरू कर देगी उसे उसका हक मिलेगा। लेकिन ऐसी दकियानूसी बातों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए कि हम किसी बोर्ड से मान्यता नहीं लेंगे। तो भाई ये सर्टिफिकेट लेके ये मुसलमान बच्चा कहाँ जाएगा? जब आप किसी बोर्ड से मान्यता नहीं लेंगे तो फिर आपकी डिग्री का, आपके सर्टिफिकेट का, आपके डिप्लोमा का और आप जो एजुकेशन दे रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है? किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, कोई हायर एजुकेशन नहीं होगी, किसी नौकरी में एलिजिबिलिटी नहीं होगी, तो क्या करेंगे? मौलाना बनेंगे या इमाम बनेंगे? तो ये प्रक्रिया के बारे में कम्युनिटी को भी गौर से सोचना चाहिए। महत्वपूर्ण लोगों को, विद्वानों को भी सोचना चाहिए, आदिमों को भी सोचना चाहिए कि हम इस कम्युनिटी को एजुकेट कैसे करें। कोई मुस्लिम लीडर मुझे जल्दी मिलता नहीं है, हैं दो चार, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं हो, जो एजुकेशन की बात करता हो। मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? शिक्षा। वही उनके पास कम है। और मैं उदाहरण किसका दे रहा हूँ? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का। सीखिए, उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए आरक्षण है, लेकिन पहली कैटेगरी क्या है? अर्हता क्या है? शिक्षा। अब दारुल उलूम में इतने लोग इकट्ठे हुए, मैसेज क्या दिया गया कि मदरसे जो है आधुनिकीकरण का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? वक्त के साथ तो सबको बदलना पड़ता है, जो नहीं बदलेगा मिट जाएगा। इतिहास देखो, वही देश, वही कौमें खड़ी रही हैं जिन्होंने खुद में बदलाव किया है। तो बदलाव की आवश्यकता है और मदरसों को बदलना पड़ेगा, एजुकेशन पैटर्न बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुसलमानों के बच्चों को सिर्फ मदरसे तक सीमित कर दिया जाए ना, इन्हें बेहतर से बेहतर तालीम की ज़रूरत है, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। मदनी जी जैसे सम्मानित विद्वानों को, उनसे यही अपेक्षा की जाती है, ना कि वो दकियानूसी विचारधारा की तरफ धकेलने का वक्त है। ये आगे बढ़ने का वक्त है। जिन्होंने बेहतर तालीम ली आज तरक्की के नई मिसालें गढ़ रहे हैं। अरब कंट्रीज उदाहरण हैं, उनसे सीख लो। नहीं सीखना चाहते, धकेलना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को जो सबसे बड़ी दरकार है, उनके बच्चों को, उनकी पीढ़ी को एजुकेशन, और वही नहीं लेने देना चाहते। कौन? लीडर्स। कुछ बयान सुनिए। जिन लोगों ने बुनियाद रखी थी उन लोगों ने ये उसूल बनाया था कि हम गवर्नमेंट से कोई इमदाद नहीं लेंगे, मुसलमान इनको चंदे से चलाएगा। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी जो बच्चों को कुरान पढ़ा सकें। लैपटॉप लेकर के एक हाथ में वो कुरान पढ़ा सकेंगे, न नमाज पढ़ा सकेंगे। इसलिए हम ऐसे अफराद को पैदा कर रहे हैं कि जो मजहबी हैं, खालिस सर से पैर तक हमारी मजहबी ज़रूरत को पूरा करें। अगर उन मदरसों में विज्ञान नहीं पढ़ते हैं तो हम डॉक्टर बनने से चूक जाते हैं। और जो पहली पंक्ति का मुसलमान है, जो आईएएस मुसलमान है, उसके बच्चे कभी दीनी मदरसों में पढ़ने नहीं जाते हैं। वो तो हर उस शिक्षा को ग्रहण करने जाता है जो हमारे उसके करियर के लिए उपयुक्त होता है। वो आईआईएम भी जाते हैं, वो एमबीबीएस की भी पढ़ाई करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सबको जो भारत की सीमा में रह रहे हैं, भारत के कानून पर भरोसा होना चाहिए।
तो आज की डिबेट है बड़ी महत्वपूर्ण। मनीष शुक्ला है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान है,